तो वेलकम बैक बच्चों, मैं अभिजीत आनंद फिर से आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके लिए सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 2 लेके आ गया हूं। इसमें हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडी, यूनिफॉर्म बॉडीज पढ़ेंगे और देखेंगे ट्रंकेटेड बॉडीज के बारे में भी पढ़ेंगे कि अगर कंपोजिट बॉडी में से अगर एक पार्ट अगर या यूनिफॉर्म बॉडी में से एक पार्ट निकाल लिया जाए, कट आउट कर लिया जाए, तो कैसे सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालते हैं। तो आज का टॉपिक सेंटर ऑफ मास टॉपिक से बहुत ज्यादा लिमिटेड है, बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बहुत दूसरे चैप्टर्स में आपको नहीं मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन अगर सेंटर ऑफ मास से पूछा गया नीट में तो इससे पूछा जा सकता है। इट इज लिमिटेड टू दिस चैप्टर वेरी मच। तो चलिए इसको करते हैं शुरू और देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो यूनिफॉर्म सिमेट्रिक सेक्शंस, आप जरा इसको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर मेरे पास यूनिफॉर्म सिमेट्रिक सेक्शंस होगा फॉर सिमेट्रिकल बॉडीज हैविंग होमोजेनियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, it coincide with the center of the symmetry and the geometrical center। अगर बॉडी पूरा सिमेट्रिक है और होमोजीनियस और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी अगर एक पूरे बॉडी स्फीयर में पूछे तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? सेंटर पे होगा। बट अब ऐसा पार्ट है जिसका आधा पार्ट काट दिया गया, हटा दिया गया, तो सेंटर ऑफ मास वही सेंटर पे रहेगा कि शिफ्ट कर जाएगा? ऑब्वियस सी बात है सर, अगर पूरा मास ही हटा दिया गया तो सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो अगर आधा मेरे पास रिंग है, पहला क्या है? सेमी सर्कुलर रिंग। अगर मैं थोड़ा सा ये डायग्राम पूरा आपको देखना पड़ेगा, देखो पहला पार्ट क्या? सेमी सर्कुलर रिंग के बारे में है। तो कितना सेंटर ऑफ मास ऊपर चला जाता है? तो इसका सेंटर ऑफ मास आप देखोगे 2r/π ऊपर चला जाता है। वैसे अगर पूरा रिंग होता तो सेंटर पे होता, बट अगर आधा पार्ट नीचे से हट चुका है तो सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाता है और वो कितना होता है? 2r/π। उसी तरीके से आप पॉज करके सारे का डेटा देख के लिख सकते हो एंड प्लीज राइट इट डाउन। सो नाउ आई एम गोइंग टू इज जस्ट अ थिंग विच नीड टू बी रिमेंबर्ड। इसको याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास से पूछे जा सकते हैं। जिसमें सेमी सर्कुलर डिस्क, अगर एक पूरा डिस्क होता तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता? सेंटर पे होता। बट अगर आधा डिस्क हटा दिया गया है तो सेंटर ऑफ मास कहाँ शिफ्ट कर जाएगा? 4r/3π। अगर उसी तरीके से हेमिस्फेरिकल शेल है, अगर हेमिस्फेरिकल सेल पूरा अगर कंप्लीट सेल होता तो सेंटर पे होता, आधा पार्ट हटा दिया तो r/2 ऊपर चला जाता। इसका 3r/8 सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास h/4 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आती है। आप देखो जरा इसको, इस पे क्वेश्चन आती है और ये हाइट कितना है? h/4। अगर मैं इसको थोड़ा सा पतला कर लूं, या और अगर हॉलो कोन रहते तो h/3। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर हॉलो है तो थोड़ा नीचे होगा, सॉलिड है तो थोड़ा ऊपर होता है h/4। h/4 मतलब और नीचे ही हो गया, हाइट से 4 गुना तो थोड़ा नीचे ही होता है। अगर h/3 ले तो h/3 का वैल्यू ज्यादा बढ़ाएगा तो ज्यादा ऊपर होता है। सर्कुलर आर्क, अगर बस एक आर्क है, जो आर्क इस पार्ट का अगर सेंटर ऑफ मास देखे तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इस पॉइंट पे होता है, जिसकी दूरी 2r sin θ/θ होती है। r sin θ/θ एंड थीटा इन रेडियन। थीटा शुड बी इन रेडियन, साफ साफ लिखा हुआ है, थीटा शुड बी इन रेडियन, दिया रहना चाहिए, हाँ या ना। अगर आप देखो तो दूसरा क्या हमारे पास? सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर प्लेट। अगर एक सेक्टर ऑफ ए सर्कुलर प्लेट, या इसका एग्जांपल आप लो तो पिज्जा, पिज्जा का एक स्लाइस देखोगे तो ऐसा सेक्टर बना होता है। उसकी एंगल कितनी है? 2θ है। तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जिसकी दूरी कितनी है? 2r sin θ/3θ। तो एक है r sin θ/θ, एक दूसरा है 2r sin θ/3θ। 2r sin θ/3θ, ये आपको चीजें याद रखनी पड़ेगी। 2r/π, 4r/π, r/2, r/3r/8 फॉर सॉलिड हेमिस्फीयर। सॉलिड कोन के लिए होता है, सॉलिड कोन है भारी है तो ज्यादा हाइट इधर रहेगा, नीचे रहेगा h/4 पे ही रहेगा। हॉलो है तो थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाता है, h/3 तक चला जाता है। अगर सर्कुलर आर्क देखोगे तो वो r sin θ/θ होता है। यहाँ क्या होता है? 2r sin θ/3θ। तो ये आप अपने कॉपी में बना लो और इसको कोशिश करो, शॉर्ट नोट्स में जरूर है, उसको रिवाइज करने की पूरी कोशिश करा करो, तभी बहुत दिन तक बार बार रिवाइज करोगे तब याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। उसी क्वेश्चन पे, उसी बेसिस पे डायग्राम पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है। आप ये क्वेश्चन के थ्रू समझो कि कैसे क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकता है। चलिए देखते हैं। फिर फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए क्वार्टर रिंग ऑफ रेडियस r प्लेस्ड इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम विद द सेंटर एट द ओरिजिन। आपके पास एक रिंग है, क्या है? रिंग है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के फर्स्ट क्वार्टर में अगर मैं रिंग मान लू, रिंग है, अगर पूरा रिंग का पार्ट एक है तो रिंग का इज जस्ट लाइक ए सर्कुलर आर्क। तो उसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ होती है? तो उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो जनरली सर उसका सेंटर ऑफ मास उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होता है।
ये टोटल एंगल कितना है बच्चा? ये टोटल एंगल तो आपको, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? π/2। तो सर सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी होती है? सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगी और उसकी दूरी यहां से कितनी होती है? सर r sin थीटा अपॉन थीटा होती है। कितनी होती है? r sin थीटा अपॉन थीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? ये एंगल अगर मैं बात करूं, ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 4 रेडियन में। थीटा अपॉन, सॉरी, π/4। थीटा अपॉन 4 नहीं, π/4। π/4 हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तो सर इसकी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसकी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के लिए सर इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो ये होगा, ये होगा, और इसकी वाई कोऑर्डिनेट तो इधर आएगी। ये y होगा, ये x होगा। तो अगर मैं x लिखना चाहूं, x कितना हो जाएगा बोलिए? जो भी ये लेंथ है उसका कॉस कंपोनेंट, दैट इज r sin थीटा अपॉन थीटा का कॉस 45 डिग्री, कॉस π/4 आया ना? सर अगर y की बात करूं तो सर ये जो लेंथ आया उसका y कंपोनेंट मतलब साइन वाला। तो सर r sin थीटा डिवाइडेड बाई थीटा का कॉस या साइन π/4। तो सर पहले आप इसमें वैल्यू डालिए ना, क्या हो जाएगा? तो अगर मैं x की बात करूं बच्चा, तो x कितना आ जाएगा? r की वैल्यू r रहने दो, रेडियस साइन थीटा, व्हाट इज थीटा? तो पूरा ये थीटा नहीं होगा, ये मान लीजिए अल्फा है, क्योंकि पूरा एंगल को हम लोग अल्फा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ये θ2 मान लीजिए या अल्फा मान लीजिए। ये, हाँ, ये आपका क्या है? ये आपका जो है, ये आपका अल्फा मान लीजिए। क्या अल्फा क्या है आपका? अल्फा इज द टोटल एंगल ओवर हियर। अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू π/2। तो थीटा क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू हमारा π/4 हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू π/4 हो जाएगा। r साइन π/4 डिवाइडेड बाई π/4 इंटू कॉस π/4, कॉस π/4 क्या हो जाएगा जरा सोचिए। सर r इंटू 1/√2 डिवाइडेड बाई π/4 का वैल्यू π/4 इंटू कॉस π/4 मतलब 1/√2 आया ना? अगर मैं इसको देखूं तो सर r/2 पाई इंटू 4 हो जाएगा। √2 इज 2 π/4, तो क्या आ जाएगा? 2r अपॉन पाई आ जाएगा। उसी तरीके से अगर y कोऑर्डिनेट देखोगे तो y कोऑर्डिनेट विल बी आल्सो सेम। सो x, y विल बी इक्वल टू 2r अपॉन पाई, 2r अपॉन पाई। बहुत इंपॉर्टेंट था, अच्छा सवाल था। यहाँ पे आपको होपफुली समझ में आएगा। रिंग है, तो सर रिंग का अगर आप ध्यान दोगे तो रिंग के लिए, सर्कुलर आर्क के लिए उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के r sin थीटा अपॉन थीटा के पास आता है, और उसको हम लोग r का वैल्यू r रहने देंगे। थीटा इज व्हाट? टोटल एंगल अगर 2 थीटा है तो थीटा इज द हाफ पार्ट का एंगल। उसी तरीके से अगर हमारे क्वेश्चन में टोटल अल्फा इज इक्वल टू π/2, तो आधा का पार्ट कितना हो जाएगा? π/4। वी हैव यूज्ड सच लाइक दैट। तो ये क्वेश्चन इज ए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द प्रीवियस टेबल वाला फॉर्मूला। चलिए सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। Find coordinates of the center of mass of a semi-circular ring of radius r placed symmetric to the y-axis of a coordinate system। तो y-axis of a coordinate system के सिमेट्रिक रखा हुआ है एक हाफ रिंग। तो एक हाफ रिंग जूम करके रखा हुआ है, एक हाफ रिंग जूम करके ऐसे रखा हुआ है। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो रिंग इज जस्ट लाइक ए सर्कुलर पार्ट, इसका भी आधा ऊपर होगा। अगर देखोगे तो आप r sin थीटा, या यहाँ पे रिंग पे भी आप देखोगे हाफ रिंग का यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ सेमी सर्कुलर रिंग 2r अपॉन पाई। तो इसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगी? कहाँ हो जाएगी सर? 2r अपॉन पाई। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0,2r अपॉन पाई। ये हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट। ये साफ साफ डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस पे 0,2r अपॉन पाई ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट चले। ओके, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए क्वार्टर सेक्टर ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन ए फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद सेंटर एज ओरिजिन। यहाँ पे हमारे पास अब रिंग नहीं है, एक सेक्टर है। एक क्या है? सेक्टर है। हमारे पास एक सेक्टर है जिसका सेक्टर का पूरा एरिया है। समझ में आ रहा है? एक
पिज्जा टाइप सेक्टर है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो अगेन फॉर सेंटर ऑफ मास यू नीड टू डू व्हाट? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको खींचने की जरूरत है और वहां से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितनी है? तो सेंटर ऑफ मास की दूरी एग्जैक्ट देखोगे तो ये क्रॉस कर लेते, यहाँ सेंटर ऑफ मास है और इसकी वैल्यू कितनी है? 2r sin थीटा अपॉन 3 पाई, 2r sin थीटा अपॉन 3 थीटा, 2r sin थीटा अपॉन 3 थीटा। अगर आप ये टेबल देखते हो तो ये टेबल में देखो 2r sin थीटा अपॉन 3 थीटा, मेरे को बार बार देखते देखते ऑलमोस्ट सारा याद हो गया है, बट आपको याद करना पड़ेगा, ये इतना आसान नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। 2r sin थीटा अपॉन 3 थीटा, और थीटा क्या? हाफ एंगल है, तो यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा? थीटा तुरंत आप पहचान लीजिए और लिख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। अब सोचा जा सकता है कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराऊं तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और ये गिराऊं इधर तो क्या हो जाएगा? ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये वाला। अगर मैं लिखना चाहूं तो आप बोल सकते हो मुझे, सर एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सर 2r sin थीटा अपॉन 3 थीटा का cos 45 डिग्री पाई बाई 4, और y क्या हो जाएगा? सर 2r sin थीटा का बाई 3 थीटा का साइन पाई बाई 4। हाँ या ना? तो अगर मैं x का बात करूं, x क्या हो जाएगा? 2r साइन पाई बाई 4 बाई 3 इंटू पाई बाई 4 1 बाई रूट 2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, बोलिए? सर पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2, तो 2 से 2 कट जाता, r साइन, r नहीं सॉरी, 2r 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 डिवाइडेड बाई 3 पाई बाई 4। तो 2 से 2 कट जाएगा तो r बाई 4r अपॉन 3 पाई। और सेम चीज आएगा y के लिए भी, क्योंकि y में अगर आप देखोगे तो 2r sin थीटा ये तो कॉमन है, यहाँ sin पाई बाई 4 और cos पाई बाई 4 का वैल्यू सेम होता है। सो x कॉमा y कोऑर्डिनेट अगर हम निकालने जाए तो 4r अपॉन 3 पाई हो जाएगा, कॉमा 4r अपॉन 3 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4r अपॉन 3 पाई, 4r अपॉन 3 पाई। बातें समझ में आ रही होंगी होपफुली। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, अपना क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये? इफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ रॉड ऑफ लेंथ एल रॉड का लीनियर डेंसिटी मतलब लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा दिया हुआ ए प्लस बी एक्स, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ द मास वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ द रॉड। अगेन दिस इज द सेम सिमिलर की जो मैंने कल किया था। अगर आप याद करोगे तो अपना रॉड के लिए लैम्डा दिया हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं, एक्स डिस्टेंस अवे पे, एक एक्स डिस्टेंस दूरी पे मैं एक छोटी सी स्ट्रिप ले रहा हूं जिसका लेंथ dx है। अगर मैं x सेंटर ऑफ मास निकालना चाहता हूं, x सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ सर छोटी सी मास और उसकी दूरी डिवाइडेड बाय मास dm, ये फॉर्मूला होता है। सर छोटी सी मास का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो लैम्डा टाइम्स ऑफ डिस्टेंस इनटू जो x है, कहां से कहां तक ये चलेगा? 0 से लेके l तक चलेगा, डिवाइडेड बाय लैम्डा डॉट dx। अगर ये एरिया होता तो सिग्मा इंटू डी ए, लेमडा इंटू डी एक्स, 0 से एल। सर लेमडा की वैल्यू रख दीजिए, सर 0 से लेके एल तक लेमडा की वैल्यू दी हुई है ए प्लस बी एक्स टाइम्स ऑफ एक्स डॉट डी एक्स, डिवाइडेड बाई, अगर मैं देखूं तो ए प्लस बी एक्स टाइम्स ऑफ डी एक्स और नहीं होगा क्योंकि नीचे में कोई एक्स नहीं था, 0 से लेके एल तक आया ना। अगर ए एक्स का इंटीग्रेशन देखें तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कहां से कहां? 0 से लेके एल तक, प्लस अगर बी एक्स का देखें तो बी एक्स क्यूब बाई 3, कहां तक? 0 से लेके एल तक, डिवाइडेड बाई कहां हो जाएगा बच्चा? ए इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा? एक्स, कहां से कहां? 0 से लेके एल, प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक? 0 से लेके एल तक आया ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए सर? ए एल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एल क्यूब अपॉन 3 डिवाइडेड बाय ए एल
प्लस बी एल स्क्वायर अपॉन 2। अगर मैं एलसीएम, अगर एल एल तो सारे से चला जाएगा, अगर एलसीएम मैं 6 लेता हूं, आप यहां से एल उड़ा सकते हो। अगर एलसीएम लू 6 तो 2 3 जा 3al प्लस 3 2 जा 2bl स्क्वायर। मैं सारे से एक एल निकाल दिया, इसका क्या हो जाएगा, नीचे भी एलसीएम 2, क्या हो जाएगा 2a प्लस 2 तो bl, तो नीचे आ जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा कितना आंसर 3al प्लस 2bl स्क्वायर बाई 3 टाइम्स ऑफ 2a प्लस bl। ये आपका आंसर 3 और 3 आई थिंक कॉमन हो जा रहा है, नहीं ये इस दोनों में नहीं है, कॉमन नहीं है, 3 इसके साथ है 2 इसके साथ है। आप इस 3 से 3 को मत उड़ा दीजिएगा, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। सो फाइनल आंसर इज दैट वन। तो इट इज बट प्रीटी मच सिमिलर लाइक द लास्ट डे व्हाट वी डिड। ये क्वेश्चन उसी पे आधारित है, उसी पे बेस्ड था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ एक नया फॉर्मूला आ रहा है, नया टॉपिक आ रहा है, फॉर्मूला तो नहीं, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट बॉडी। अगर दो बॉडी साथ में आ जाता, जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर का यही से था कि कंपोजिट बॉडी रहे, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या कह रहा है कि अगर दो बॉडी साथ में रहे तो सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। एक आपका यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप सर्कल मानते हो या डिस्क मानते हो, और दूसरा क्या आपका स्क्वायर है, तो अगर ये दोनों साथ में आ जाए तो सेंटर ऑफ मास आप कैसे निकालोगे। कुछ नहीं करना है, आप अगर फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, आप अगर फिर से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, तो सिंपल सी बात है, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग। अगर आप सिंपल से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, ऊपर जा रहा है, हाँ, आप सिंपल से कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, इस डिस्क के चलते आप एक सेंटर ऑफ मास दिखा सकते हो यहाँ पे, और मान सकते हो कि अगर इसकी मास m थी और इसके पास m2 थी, तो इसका पूरा मास यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। आप पूरे बॉडी के बदले एक पॉइंट दिखाओ जो कि उसका सेंटर ऑफ मास है, उसका पूरा मास वहां कंसेंट्रेट कर दो, और इस स्क्वायर के बदले उसकी एक सेंटर ऑफ मास दिखाओ जहां पे m2 है। नाउ वी कैन यूज व्हाट, वी कैन यूज द फॉर्मूला कि एक्सियम, अब इन दोनों का एक्सियम निकाल सकते हैं, जहां पे एक दो, ये क्या बन गया, ये फर्स्ट डे का टॉपिक बन गया, दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ टू डिस्क्रीट बॉडीज, जिसका मास दिया हुआ, जिसका पोजीशन हम निकाल सकते हैं, तो सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। इन दोनों का कहीं पे लाइन ज्वाइनिंग देम पे सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहां आ जाएगा। तो इसको सॉल्व किया जा सकता है यूजिंग द ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ द फर्स्ट डे। इन पूरे मास को एक पॉइंट पे दिखा दिया, इस पूरे वाले मास को दूसरे पॉइंट पे दिखा दिया, जिसका कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए, एंड देन यूजिंग द फर्स्ट डे फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम हम आराम से निकाल सकते हैं। अगर 2 मासेस है, 3 मासेस है, 4 मासेस है, किसी का भी निकाल सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, जिसमें 2 मास, 3 मास, 4 मास कुछ भी रहे तो आराम से निकाला जा सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, तब ज्यादा समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला ही आ रहा टॉपिक का, अगर आज का क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5वां हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू दिस 0,0। तो सर एक सिंपल सी बात बताइए, ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये दो रॉड के सिस्टम से बना हुआ है, तो मैं इसका नाम दे देता हूं, रॉड नंबर 1 है ये, रॉड नंबर 2 है ये। इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, अगर ध्यान दीजिए तो सर इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगा, और इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां है। तो इसका मास अगर नहीं दिया हुआ है, तो मान लेते हैं इसका मास कितना है, यम है, और इसका भी मास m है, दोनों सेम लेंथ का मास है। तो मैं अगर इसको करना चाहूं, तो आपका x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m1x1, यानी m इंटू इसकी सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट निकल लीजिए। कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चा इसका, सर 0,l/2 नहीं हो जाएगा। अगर ध्यान दो, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट 0,l/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। और इसका लेंथ अगर l है तो इसका क्या हो जाएगा, l/2, 0 नहीं हो जाएगा। अब आराम से नहीं लिख सकते हम क्या, सर अगर फर्स्ट बॉडी का लिखना चाहे क्या हो जाएगा, फर्स्ट बॉडी ये था इंटू 0 प्लस सेकेंड बॉडी का मास भी हमें इंटू l/2 है, डिवाइडेड बाई 2m। सर m से m चला जाएगा, इट विल बी l/4। YCOM क्या आ जाएगा, सर m1 इंटू इसकी मास भी अगर m है और इसकी 0 y कितना है, l/2 प्लस अगर m मास है, इसकी y कोऑर्डिनेट कितनी है सर 0, y कोऑर्डिनेट 0 डिवाइडेड बाई 2m।
तो ये भी कितना आ रहा है, L/4 आ रहा है। यानी आपका एक्स सी मतलब COM का x, y ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा सर, L/4 L/4, आया ना, L/4 L/4 आराम से आ जाएगा, आया ना, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर हम ट्राई करते हैं, ये छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 rods of the same masses are placed in the figure। 3 रॉड है जिसका मास सेम है। मान लीजिए इसका रॉड नंबर 1, रॉड नंबर 2, रॉड नंबर 3, तीनों की मास m है और m है, आया ना। नाउ कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अगर सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम चाहिए तो मुझे सबका कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। इसकी सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट ये है, इसकी सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट ये है, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ये है। तो ये कितना आ जाएगा, L/2 L/2, क्योंकि ये बीच में होगा, ये आधा दूर पे है और ये y भी सेम लेवल पे है। और ये कितना हो जाएगा, L/2 0 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा सर, L0 L/2। ये ऊपर कितना गया, L/2, और ये आगे कितना, L/2। ये L/2 होगा। इसका निकालने का और भी तरीका है। अगर टोटल लेंथ आप देखो तो L√2 हो जाएगा। तो ये आधा कितना हो जाएगा, L√2/2, दैट इज L/√2। और L/√2 का अगर कॉस कंपोनेंट कॉस 45 लोगे तो ये पार्ट L/2 आना चाहिए, वो आ रहा है। यानी ये जो आपका डिस्टेंस आएगा L/2 आएगा। तो यहां से आप कंपोनेंट लेके पता कर सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, वैसे डायरेक्टली ये हमें पता है, आराम से कर सकते हैं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, पहला रॉड का मास m, उसकी सेंटर ऑफ मास की x पोजीशन 0, प्लस दूसरे वाले की मास m, उसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन L/2 प्लस m इंटू L/2 डिवाइडेड बाई 3m। कितना हो जाएगा, m से m कैंसिल, L/2 प्लस L/2 इज L डिवाइडेड बाई 3, L/3 आ जाएगा। YCOM भी मेरे ख्याल से सेम आ जाएगा, दैट इज पहला m इंटू L/2 प्लस m इंटू 0 प्लस m इंटू L/2, और ये डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा बच्चा, 3m। तो अगर इसको देखें तो ये क्या आ जाएगा, L/3 ही आ जाएगा। यानी अपना x y ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा सर, L/3 L/3, हाँ या ना, L/3 L/3। आसानी से हम लोग ने कर लिया। ये बहुत कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप आराम से पूरे कंपोजिट बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास ले लो, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, एंड देन अप्लाई द सिंपल फॉर्मूला विच वी लर्न ऑन द फर्स्ट डे। तो ये बहुत हार्ड नहीं है। देखिए यहां पे भी है, क्या दिया हुआ है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन, ईच प्लेट इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए एंड मास m। सबका मास m है और साइड कितना है, स्क्वायर a है। तो आप ध्यान दो, अगर मैं सबका कोऑर्डिनेट लिखने जाऊं तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, a प्लस a 2a। इसकी सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगी, इसकी सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगी, इसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगी। अगर हम कोऑर्डिनेट लिखने जाए, ये मास 1 है, ये मास 2 है और ये मास 3 है। इसकी अगर कोऑर्डिनेट लिखने जाए, इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखेंगे तो a/2 कॉमा ऊपर कितना है तो a/2, ये a/2 a/2 है। अगर इसकी कोऑर्डिनेट लिखने जाए तो सर a प्लस a/2, दैट इज 3a/2, और ऊपर कितना गया, a/2, हाँ या ना। अगर आगे बढ़ते तो 3a/2 और ऊपर गया इस कोऑर्डिनेट के लिए a प्लस a/2, तो 3a/2 कॉमा सर a प्लस a/2, 3a/2, हाँ या ना। तो यहां से मुझे तीनों सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आ गया। तो अगर मैं लिखना चाहूं XCOM, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बोलिए सर, m इंटू a/2 प्लस सर m इंटू 3a/2 प्लस m इंटू 3a/2 डिवाइडेड बाई 3m, डिवाइडेड बाई 3m। तो क्या हो जाएगा सर, अगर मैं m हटा दूं, m हटा दूं तो सर 3a/2 प्लस 3a/2 3a प्लस a/2 डिवाइडेड बाई 3 है। ये कितना आ जाएगा सर, 2 6a प्लस a इंटू 3, आई थिंक 7a/6, 7a/6। उसी तरीके से अगर हम y सेंटर ऑफ मास निकालना चाहें, m इंटू पहला मास के लिए सर a/2 प्लस m इंटू
a/2 प्लस, सिंस इट इज नॉट द सेम फिगर, यहां भी एक ब्लॉक होता तो सर x और y सेम होता, बट ऊपर में एक ब्लॉक खाली है, x और y सेम नहीं होगा, सीधे आंख बंद करके मत लिख दीजिएगा। तीसरा क्या है, m इंटू y कोऑर्डिनेट क्या है 3a/2 डिवाइडेड बाय कितना है बच्चा 3m है, क्या है m m m m, सर a/2 प्लस a/2 इज a प्लस 3a/2 डिवाइडेड बाय 3। सर एलसीएम लीजिए 2, तो 2a प्लस 3a डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा 5a/6। सो x कॉमा y ऑफ द सेंटर ऑफ मास हम आसानी से लिख सकते हैं 7a/6 कॉमा 5a/6। होपफुली आपको समझ में आया होगा। आसानी से हम एक एक बॉडी के बारे में सोच के उसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट बता के आराम से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। नेक्स्ट, ओके, दिस क्वेश्चन इज आल्सो नाइस। क्वेश्चन नंबर मेंशन नहीं किया था, 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, फाइंड आउट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन। सर इसका सेंटर ऑफ मास इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो y तो इनफाइनाइट जा सकता है क्योंकि बहुत ऊपर जा रहा है, बट एक्स सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। एक्स के बारे में बताना कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है, कहाँ है। तो फॉर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, चलो एक्स सी हम लिखते हैं। सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, पहले वाले बॉडी का सेंटर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, ऐसे घटते जा रहा है। तो वी कैन फाइंड कि एक्स COM अगर ध्यान दो तो मास पहला क्या है, पूरा मास m है, m1x1 इसकी सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी x, सर आधा हो जाएगी L/2 प्लस m2 मास कितना है दूसरा m/2 है, और उसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगी L/4 हो जाएगी। ये चीज होपफुली आपको समझ में आ रहा है। अगर पहले वाले रॉड का सेंटर ऑफ मास आधे पे होगा, दूसरा का उसके आधे पे होगा, तीसरा उसके आधे पे होगा, तो आप लिखते जाओ m/4 इंटू L/8 है तो 16 हो जाएगा, प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट तक ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई अगर हम मास ऐड करना चाहे तो क्या हो जाएगा m1 प्लस, अगर m1 प्लस m2 करना भी है m प्लस m/2 प्लस m/4 प्लस m/16 प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी करना होगा। सर यहाँ पे कुछ कॉमन लेके इनफाइनाइट जीपी सीरीज बनता हुआ दिख रहा है, बट कॉमन हम ध्यान से लेते हैं। सर अगर मैं m/2 कॉमन ले लूं तो पहले में क्या आ जाएगा, और l भी कॉमन ले लूं तो 1 प्लस, सर 1/8 को 1/2 हटा दो 1/4 प्लस 1/2 हटा चुके हैं तो क्या हो जाएगा 1/32 डिवाइडेड बाई 1/2 1/16। एक मिनट, यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे m/2 अगर हम कॉमन ले रहे हैं ml/2 तो 1 प्लस अगर ml/2 ml/8 है 8 डिवाइडेड बाई 2 ml/4 1/4, अगर 8 डिवाइडेड बाई 2 4 हो जाएगा, 16 4 जा 64 डिवाइडेड बाई, अगर मैं यहाँ ध्यान दूं, अच्छा यहाँ पे एक देखोगे तो एक सीरीज में इन्होंने प्रॉब्लम कर दिया है, मास m1 l मास l मास हाफ हुआ लेंथ भी हाफ हुआ, अगला मास इन्होंने मिस कर दिया है। अगर आप ध्यान दोगे यहाँ m/4 है और l/2 l हाफ हुआ है, हाफ के बाद और क्या हो जाएगा l/4 होना चाहिए था, यहाँ पे ध्यान दोगे तो l/4 होना चाहिए था। नेक्स्ट m/2 से डिवाइड होते जा रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम, अदरवाइज एक सीरीज नहीं बन पाएगी, एक प्रॉपर सीरीज नहीं, थोड़ा दिक्कत हो गया। अगर m है m हाफ हुआ तो l/2 भी हाफ हुआ, अगर m 1/4 हुआ तो l/4 हुआ, m 8 हुआ है तो l/8 हो जाएगा, ऐसा होगा, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है सीरीज में। क्वेश्चन में थोड़ा सा उन्होंने गलत दे दिया है, अदरवाइज आपके लिए सॉल्व करना मैथमेटिकली थोड़ा दिक्कत हो जाएगा नीट वाले बच्चों के लिए, तो मैथ वो थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट था। अगर मैं ध्यान दूं तो m/4 प्लस अगर m/4 हो रहा है तो उसको l/4 हो रहा होगा, प्लस अगर m/8 हो रहा है तो उसका l/8 हो रहा होगा, m/8 हो रहा है तो l/8 हो रहा होगा, प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। उसी तरीके से अगर नीचे में भी देखें तो m/4 हो रहा होगा, फिर m/8
8 हो रहा होगा, फिर m/16 हो रहा होगा, फिर डॉट 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 अप टू इन्फिनाइट जा रहा होगा। तो अगर मैं कॉमन ले लूं, ध्यान से देखो, अगर मैं ml/2 कॉमन लेते, क्यों? ताकि मेरा हमेशा पहला टर्म 1 बन सके। 1 प्लस, अगर देखो ये 8 है, 8 डिवाइडेड बाई 2 4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/4 प्लस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 2 1/8 प्लस 164 डिवाइडेड बाई 2 32 1/4 1/32 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट चलेगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बोलो सर? यहाँ भी अगर m कॉमन ले ले, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1 बाई डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी है। हाँ या ना? तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो m से m कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा l/2 टाइम्स ऑफ, ये इनफाइनाइट जीपी सीरीज है जिसका कॉमन रेशियो 1/4 है, तो 1/1 माइनस 1/4। अगर आप याद करो सर, इनफाइनाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला अगर a है, अगर a इंटू आर है, अगर a है, a इंटू आर है, a इंटू आर स्क्वायर अप टू इन्फाइनाइट है, और यहाँ पे r की वैल्यू लेस देन 1 है, तो 1 से कम है। इन्फाइनाइट का क्या होता है फॉर्मूला सर? समेशन। अगर हम देखें समेशन हो प्लस प्लस प्लस, तो रहेगा a/1 माइनस आर होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स में कर रखा है। अगर आप बेसिक मैथमेटिक्स में देखोगे तो मैंने ये ऑलरेडी करा रखा है, तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। बहुत ज्यादा नीट में पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। तो नीचे आपका क्या आ जाएगा बच्चा, बोलिए? नीचे अगर देखोगे, नीचे भी एक जीपी सीरीज बन रही है सर, 1/2 1/4। तो अगर मैं 1 माइनस a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो इज 1/2, तो करते हैं कितना आ जाएगा सर? 4 माइनस 1 3, 3 4/3, तो इसका आंसर आ जाएगा ऊपर में 4/3 डिवाइडेड बाई, और देखो 2 माइनस 1 1, तो 2/1 2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 2/3 इज द आंसर। 2/3 इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द रॉड्स। अगर हम ऐड करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 2/3 आ जाएगा। हाँ या ना? या इसके सामने भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 4/3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2/3 इज द आंसर। इधर हटा दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। हाँ या ना? तो ऐसे क्वेश्चंस को भी किया जा सकता है जहां इन्फिनाइट जीपी सीरीज का समेशन रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? टू रेक्टेंगल प्लेट ए एंड बी ऑफ द सेम डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी सेम दी हुई है। तो जब भी डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी की बात करेगा तो आपको मास क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। रेक्टेंगुलर प्लेट है तो एरिया इंटू भी मास भी दे सकते हैं, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। ज्वाइंट एज शोन इन द फिगर, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द गिवन रेफरेंस पॉइंट। तो अगर ये प्लेट है तो इसकी मास डेंसिटी क्या सबकी सेम है? मास डेंसिटी तो लैम्डा सिग्मा एरिया, अगर प्लेट है तो सिग्मा सेम होगा, इसकी सिग्मा होगी, सिग्मा होगी, सिग्मा होगी, सिग्मा होगी। हाँ या ना? पूछ रहा है फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? तो थोड़ा अगर कॉमन भी चीज है, अगर यहां ध्यान दो, अगर यहाँ पे ये है और यहाँ पे एक ज्वाइंट किया हुआ ये चीज है, दो सिस्टम है, दोनों की यहाँ सिग्मा यहाँ है। क्या बोल रहा है? टू रेक्टेंगुलर प्लेट्स ए एंड बी, एक रेक्टेंगुलर प्लेट ये है ए और ये है बी, इसकी सिग्मा है, इसकी भी सिग्मा है, ये बी है, इसकी भी सिग्मा है। और यहाँ पे अब थोड़ा देखते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं होगा कहीं क्या? और इसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ नहीं होगी। तो अगर 0,0 के रिस्पेक्ट में सोचे तो सर चलिए देखते हैं। सर अगर एक्स सेंटर ऑफ मास की बात करें तो यहाँ पे सर m1 और उसका एक्स कोऑर्डिनेट, इस पार्ट को हम लोग पार्ट नंबर 1 मान लेते हैं, पार्ट या ma लिख सकते हैं, नाम दिया हुआ पहले से ma इंटू सर उसकी सेंटर ऑफ मास की एक्स डिस्टेंस कितनी होगा? ये टोटल ए है तो ये कितना हो जाएगा? a/2 प्लस मास ऑफ बी, मास ऑफ बी को mb से डिनोट करते हैं, और उसका सर अगर कोऑर्डिनेट देखे तो पूरा a और a का हाफ का ये टोटल a प्लस a/4, a पूरा प्लस a बाई हाफ का हाफ, a/4, दैट इज 5
5a/4, यहाँ क्या हो जाएगा 5a/4, हाँ या ना, डिवाइडेड बाई मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए क्या है, मास क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया। तो सर सिग्मा इंटू पहले वाले पार्ट का एरिया क्या हो जाएगा, तो सर 2a इंटू a/2 प्लस, अगर दूसरे वाला का पूछे तो सर सिग्मा, थोड़ा सा सोचो, सिग्मा इंटू एरिया मास होता है, लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू एक्स टोटल मास होता है, सो रो इंटू टोटल वॉल्यूम क्या हो जाता है, टोटल मास ऑफ ए वॉल्यूमेट्रिक वाला हो जाता है। तो सिग्मा उसकी एरिया कितनी होगी सर, एरिया हो जाएगी सर उसका विथ ए इंटू a/2, ए इंटू a/2 इंटू 5a/4। अगर वही चीज हम यहाँ नीचे करें तो नीचे कितना हो जाएगा, मास है सिग्मा अगर कॉमन ले लो, तो अगर आप देखोगे तो सेंटर ऑफ लाइन इसी लाइन पे दोनों पॉइंट इसी लाइन पे लाई कर रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास भी उसी पॉइंट पे होगा। अगर मैं ध्यान दूं तो इसका अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर देखोगे यही कहीं पे होगा, हाँ या ना, उसी लाइन पे, तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं ध्यान दूं तो बोलो मुझे क्या हो जाएगा सर, सर 2a इंटू ए प्लस सिग्मा इंटू a/2। सर सिग्मा 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 कट जाएगा सबसे, और मैं अगर लिखना चाहूं तो 2a इंटू ए, 2a क्यूब, 2 कट जाएगा, ए क्यूब प्लस सर ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, 5a³ बाई 8, 5a³ बाई 8 डिवाइडेड बाई सर 2a स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, a²/2। अगर मैं ध्यान दूं तो सबसे a² हटा सकता हूं, तो क्या बचेगा ऊपर, सर 8a + 5 13a बाई 5 8, यहां से a² हट चुका है, तो 2 + 1/4 + 1 5/2 इंटू 5/2। सर ये कितना हो जाएगा, 13a/4 20 आ जाएगा, 13a/20 आ जाएगा। 2 इंटू 4 टाइम्स 5 4 जा 20, 13a/20 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। मैंने सबसे a² हटा दिया था, और a² अगर हटा दिया था तो 2 + 1/2 इज 5/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, आराम से ये निकाला जा सकता है। होपफुली आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके, सो वी हैव वन क्वेश्चन ओवर हियर। क्या बोल रहा है, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर ले ताकि वी गेट एन आइडिया। चलिए अगर ध्यान दें तो सर फाइंड आउट द, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर ये 10 हो जाएगा अपना पास। चलिए इसको ट्राई करते हैं। फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द गिवन रेफरेंस फ्रॉम द गिवन रेफरेंस पॉइंट। एक सर्कुलर प्लेट है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर प्लेट है। इफ देयर मासेस आर इक्वल, अगर इन दोनों का मास सेम है तो सेंटर ऑफ मास बताओ। तो सर इसको पहला पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकेंड पार्ट मान लेते हैं, इसकी सेंटर ऑफ मास तो यही होगी, इसकी सेंटर ऑफ मास यहाँ होगी। तो अगर हम पहला पार्ट के थ्रू जाते हैं तो XCOM, अगर दोनों का देखोगे तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन एक्स लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास एक्स पे ही होगा। सिंस center of mass of both part lie on the x-axis, then अगर x एक्सिस पे लाई करता है, देन ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का सेंटर, देन both center of lie on the x-axis, then center of mass of both the bodies of system will also lie on x-axis only. Of system will also lie on x-axis, x-axis, हाँ या ना। तो चलिए फॉर्मूला लगाते हैं सर, XCOM मासेस सेम है तो m1 इंटू सर उसका सेंटर ऑफ मास का दूरी फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट 0, सर उसका सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे लाई कर रहा है,
अगर मैं 0,0 से उसको चेक कर रहा हूं तो उसका सेंटर ऑफ मास उसी पोजीशन से लाइक कर रहा है, 0 हो जाएगा। प्लस सर दूसरे वाले का मास अगर m ही होगा क्योंकि मास इक्वल दिया हुआ है, इनटू उसकी दूरी 0 से कितनी होगी, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है तो सर a, और a कितना हो जाएगा 2a, दिया भी हुआ 2a,0 डिवाइडेड बाई सर m प्लस m 2m, तो सर m से m 2m कट जाएगा तो इट विल बी समथिंग लाइक a ओनली, a होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाइक करेगा। ये तो इजी था। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा सिंस इट इज लाइंग ऑन द x एक्सिस, हाँ है ना। सर सेकेंड सिस्टम को देखते हैं, सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट कह रहा है इन देयर डेंसिटीज आर इक्वल, अगर उन दोनों की डेंसिटी सेम है तो सर एक्स यू हम क्या लिख सकते हैं, सर डेंसिटीज अगर सेम है तो एरिया लेके चलते हैं, एरिया सिग्मा, कौन सी डेंसिटी की बात कर रहा है, एरियल डेंसिटी, मास डेंसिटी की बात कर रहा है, वो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा इनटू एरिया इसका कितना हो जाएगा पाई ए स्क्वायर इनटू 0 प्लस उसकी मास कितनी हो जाएगी, सो सिग्मा इनटू व्हाट इज द मास एरिया 2a इंटू 2a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर इनटू 2a डिवाइडेड बाई सिग्मा पाई ए स्क्वायर प्लस सिग्मा 4a स्क्वायर। अगर मैं ध्यान दूं तो सिग्मा क्या हो जाएगा पाई ए स्क्वायर ये तो 0 हो गया, ऊपर में आ जाएगा सिग्मा इंटू 4 टू जा 8a क्यूब डिवाइडेड बाई सिग्मा, अगर कॉमन ले ए स्क्वायर कॉमन ले तो क्या आ जाएगा पाई प्लस 4। सर सिग्मा और सिग्मा कट गया, सर ए स्क्वायर से ए क्यूब कट के ए बच गया, 8a बाई पाई प्लस 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8a बाई पाई प्लस 4। तो आपका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0। सर 8a बाई, अगर इसका बात करें 8a बाई पाई प्लस 4 कॉमा 0 आएगा आपका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट। आराम से निकाला जा सकता है, सिमिलर टाइप का फॉर्मूला बार बार आ रहा है, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट टू हैंडल। ये अच्छी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 11। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लीज इसको ट्राई करिए, एवरीबॉडी प्लीज ट्राई इट। चलिए होप कर रहा हूं कि आपने ट्राई किया होगा, हाँ है ना, पॉज करके भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए मैं देखता हूँ क्या बोल रहा है। अ मैन हैज कंस्ट्रक्टेड अ टॉय, मैन हैज कंस्ट्रक्टेड अ टॉय एज शोन इन द फिगर, इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्फीयर, डेंसिटी जो है उसकी 12 टाइम्स दैट ऑफ द कोन, कोन क्या होता है 3D बॉडी है और वो क्या है 2D बॉडी, दोनों स्फीयर भी 3D बॉडी है, कोन भी 3D बॉडी है, तो मटेरियल ऑफ स्फीयर इज 12 टाइम्स दैट ऑफ कोन। अगर कोन की हम डेंसिटी रो माने तो इसकी 12 रो है। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ द कोन ऑफ द हाइट h, हाइट ऑफ r एंड कोन का हाइट कितना है r है और इसका 2r है, और इस O से आपको बताना है यहां से सेंटर ऑफ मास कहां हो। तो अगर आप ध्यान दो तो आपको याद होगा कि सर ये सॉलिड कौन है कि हॉलो कौन है, center of mass of the cone of the height h is at constructed toy of density of the material 12 times that of the cone, then determine the, मान लीजिए हम इसको सॉलिड कोन लेके चल रहे हैं, सॉलिड कोन लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन में दिया नहीं है बट हम सॉलिड कोन लेके चल रहे हैं, तो सर इसकी दूरी कितनी हो जाएगी जरा बताइए। अगर सॉलिड कोन है तो ये ज्यादा हाइट ऊपर नहीं होगा, h/3 हो जाएगी। अगर याद करिए तो कितनी थी सॉलिड कोन की, अगर मैं हम याद करें सॉलिड कोन की कितनी थी, सॉलिड कोन की सॉलिड कोन की अगर आप ध्यान दीजिएगा तो h/4 थी, सॉरी h/4 थी, h/3 नहीं थी, h/4 थी, h/4 मतलब छोटा वैल्यू ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। यहां ध्यान दीजिए अगर हम सॉलिड कोन लेते तो इसकी सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगी h/4 पे हो जाएगी, जिसकी दूरी कितनी है h/4 और इसकी सेंटर ऑफ मास तो यहां होगी। तो चलिए ध्यान से देखते हैं, सर अगर हम
और इसका अगर देखोगे सेंटर ऑफ मास यहाँ और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ, तो यहाँ इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। तो वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि सेंटर ऑफ मास अगर इसका यहाँ और इसका यहाँ, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द कंपोजिट बॉडी विल लाई ऑन द सेम लाइन ना, इधर उधर तो कहीं जाएगा ही नहीं। तो सर m1 मास ऑफ द कोन, हम अगर इस बॉडी को 1 माने हैं और इस बॉडी को 2 माने हैं, तो मास कितना हो जाएगा सर, रो, उसका रो कितना, रो इनटू उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, व्हाट इज द वॉल्यूम, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर। अगर कंपेयर कर ले मास ऑफ कोन, वन में क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर, आर कितना है इसका, रेडियस कितना है कोन का, 2r, पाई आर स्क्वायर इंटू एच कितना है, 4r, बाई मास ऑफ स्फीयर 4/3 पाई इंटू, सर अगर मास कहे तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी रो है, और 4/3 पाई आर क्यूब, रेडियस कितना हो जाएगा, ये अगर 2r है तो रेडियस r क्यूब हो जाएगा, इंटू 12 रो। अगर मैं डिवाइड करूं सर, 3 नीचे कट जाएगा, पाई पाई कट जाएगा, सर ऊपर में अगर रो से रो कट जाएगा। अगर ध्यान दे तो ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर और आर कट जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा, 2 का पावर स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, ऊपर में क्या बचेगा 16 डिवाइडेड बाई 4, आर क्यूब तो कट चुका था, 4 इंटू 12, 4 इंटू 12 48, तो 1:3 का रेशियो आ जाएगा। यानी मास ऑफ कोन को अगर हम m माने, आई होप आई एम करेक्ट, या 4 इंटू 4 4 जा 16 एंड 12 4 जा 48, या तो मास ऑफ कोन को अगर हम m माने, उसकी सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है, तो h 4r/4 यानी r प्लस, सर स्फीयर की मास कितनी हो जाएगी 3m, 3 टाइम्स ज्यादा हैवी है, इनटू सर उसकी सेंटर ऑफ मास कहां हो जाएगी सर, पूरा 4r प्लस r 5r डिवाइडेड बाई 4m। सर m से m कट गया, r प्लस 15r 16r डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 4r आ जाएगा। तो उसकी x, y ऑफ सेंटर ऑफ मास हमारा कितना हो जाएगा सर, 0,4r, कितना हो जाएगा 0,4r। ये यहां से तुलना में ऊपर होगा, 4r के हाइट पे होगा, एग्जैक्टली यहां हो जाएगा 0,4r। कहां पे होगा अपना सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, यहां पे कहीं होगा, क्योंकि 4r ऊपर बोला है, हाँ या ना, यहां पे आसानी से हमने निकाला। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नाउ अगर आप देखोगे तो नया टॉपिक आता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडीज। ट्रंकेटेड बॉडीज मतलब अगर एक बॉडी में से एक टुकड़ा निकाल लिया जाए, तो ट्रंकेट कर लिया जाए, खींच लिया जाए, ट्रंकेट मतलब काटना, हटाना, निकाल देना। तो इफ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रंकेटेड बॉडीज और बॉडीज विथ कैविटीज, कैविटी भी अगर आ जाए, वी कैन मेक यूज ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। हम लोग कौन सा प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं, सुपरपोजिशन, मतलब एक के ऊपर इंपोज कर दो। दैट we can use the superposition principle, that is if we restore the removed part, restore फिर से लगा देते हैं, in the same place we obtain the original body। अगर मान लो ये पार्ट में से ये हटा हुआ है, तो अगर ये पार्ट में ये आके जोड़ दें तो फिर तो ओरिजिनल बॉडी मिल जाएगा ना। इसमें देख लो कैविटी क्रिएट होगा, क्यों, क्योंकि इतना पार्ट निकाल के यहां रख दिए, अगर इसको फिर से इसमें डाल देंगे तो हमको ओरिजिनल पार्ट मिल जाएगा। तो removed portion is also added to the truncated body, keeping their location unchanged, उनका लोकेशन चेंज नहीं करते, and the with the coordinate frame के रेस्पेक्ट में उस बॉडी का लोकेशन चेंज नहीं करते। If a portion of the body is taken out, the remaining portion will be considered as original mass जो था minus mass of the removed part, वो original part हो जाएगा, that is equal to original mass minus the mass of the removed part। तो द फॉर्मूला चेंजेस, एक्सियम क्या हो जाएगा सर, जो रिमूव पार्ट, जो अगर ओरिजिनल पार्ट है, ध्यान दीजिए हमारा जो मास अब लेफ्ट ओवर हो गया है, तो m इंटू एक्स माइनस, ध्यान से समझिएगा, ये m क्या है, m इज द टोटल मास ऑफ द ओरिजिनल बॉडी। ये m क्या है, m इज द मास ऑफ द ओरिजिनल बॉडी इनटू पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द ओरिजिनल बॉडी। अगर ओरिजिनल बॉडी में से हम रिमूव पार्ट हटा देंगे तो मुझे मिल जाएगा कि x कितना शिफ्ट होगा, और ओरिजिनल मास डिवाइडेड बाय माइनस द रिमूव्ड कट पार्ट, रिमूव्ड कट पार्ट इज m।
तो ये उसका ओरिजिनल पार्ट m है, उससे अगर हम m निकाल देंगे तो जो मास बचेगा वो मास कुछ होगा जिसका मुझे यूज नहीं है, मुझे यूज ओरिजिनल पार्ट ऑफ द मास का है। तो ओरिजिनल मास इनटू इट्स सेंटर ऑफ मास माइनस द कटआउट पार्ट ऑफ मास इनटू द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट कटआउट पार्ट विथ रेफरेंस टू द कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो सर ये चीज ज्यादा समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो जब भी ऐसा टाइप का फॉर्मूला और ऐसा सिस्टम तो हम लोग कहाँ कैसे समझते हैं, क्वेश्चंस करके, जरा क्वेश्चंस करते तब आइडिया लगेगा। देखिए जैसे पहला पार्ट आया है, क्या बोर्ड है ये, अगर आज का क्वेश्चन का बात करें तो ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा, 11 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, 12। अगर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, चलिए देखते हैं। A disc of radius r is cut from a uniform thin sheet of metal. A circular hole of radius r by 2, यहाँ पे r by 2 है, is now cut out from the disc with the hole being tangent to the rim of the disc. Find the distance of the center of mass from the disc original. तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक डिस्क है, उससे जिसका सेंटर ऑफ मास, जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है, r, इसकी रेडियस r दी हुई m, r मान लेते हैं, ये डिस्क है, मास एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसमें से एक सर्कुलर होल ऑफ रेडियस r बाई 2, यानी अगर ये पूरा r है तो r बाई 2 काटा गया, यानी इसमें से एक पार्ट ऐसे काट लिया गया विद द टेंजेंट एट द टेंजेंट होना चाहिए, ठीक है, जिसकी सेंटर ऑफ मास कहीं यहां होगी, और ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चा, ये डिस्टेंस कितना होगा r बाई, अगर उसका रेडियस देखोगे तो r बाई 2 है, तो यानी ये r बाई 2 हो जाएगी, टोटल r है, उसका रेडियस r बाई 2, रेडियस अगर r बाई 2 अगर पूरा कनेक्ट करेंगे तो रेडियस आधा होगा, ठीक है, ये ऐसा पूरा है, यानी उसकी डायमीटर अगर r होनी चाहिए तो ये ऐसा होगा, उसकी डायमीटर r होनी चाहिए, अगर रेडियस r बाई 2 हो तो डायमीटर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बच्चा, उसका सेंटर ऑफ मास का यहां होगा, उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r बाई 2 बोला है उन्होंने, ये r बाई 2 है, समझ में आ रहा है, ये काटा गया है, तो ये पूरा बॉडी था, ये पूरा डिस्क था, अब उतना काट लिया गया है। तो अगर मैं ध्यान से देखो, मुझे नहीं पता, मैं सब कुछ मेजर कर रहा हूं उसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में पहले जब तक काटा नहीं गया था तो सेंटर ऑफ मास कहां था, यहीं पे होगा, जब ये काट लिए हैं तो सेंटर ऑफ मास लेफ्ट साइड में भारी हो गया तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, मुझे नहीं पता वो शिफ्ट कितना होगा, निकालते हैं वो, तो वो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होके कहीं यहां आ जाएगा, नया सेंटर ऑफ मास यहां कहीं आ जाएगा, तो ये शिफ्ट निकालना है आपको, एक्स कितना होगा, एक्स सी ओ एम, जो शिफ्टिंग होगी वो शिफ्टिंग होती है एक्स सी ओ एम, यानी डेल्टा एक्स, पोजीशन शिफ्टिंग कितना हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, यही आपका क्या है, डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स शिफ्टिंग आपको बताना है, क्या हो जाएगा सर, टोटल मास इनटू, अगर मैं ओरिजिनल बॉडी को मानूं, अगर पूरा ओरिजिनल बॉडी मेरा मास था तो उसकी सेंटर ऑफ मास की दूरी फ्रॉम द रेड पोजीशन कितना हो जाएगा, 0, माइनस कोई पार्ट को निकाल दिया गया है कितना, तो सर ये मास में, डिस्क में मास एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर सर पाई आर स्क्वायर का मास m है, 1 यूनिट का मास कितना हो जाएगा सर, m बाई पाई आर स्क्वायर, सर तो इतने पार्ट जिसको काटा गया उसका रेडियस क्या, पाई आर स्क्वायर बाई 4 ना, रेडियस हाफ है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 का मास कितना हो जाएगा सर, m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4, कट जाएगा सर, m बाई 4 आ रहा है, तो जब भी हम लोग को ये यूज करना रहता है, वी यूज व्हाट, विच मेथड, यूनिटरी मेथड है ये, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड से कर रहे हैं, माइनस कौन सा पार्ट निकाला गया, m बाई 4 वाला, उसकी सेंटर ऑफ मास पोजीशन कितनी दूर है सर, r बाई 2, r बाई 2 है, डिवाइडेड बाई m माइनस m बाई 4 हो जाएगा, क्या आ रहा है सर, सर माइनस एम आर अपॉन 8 डिवाइडेड बाई 3m बाई 4, सर m से m चला गया, माइनस r बाई 8 इंटू 4 बाई 3, तो सर 4 2 जा, ये आ रहा है माइनस r बाई 6,
यानी ये कितना शिफ्ट कर जाएगा, -r/6। माइनस इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंसर में माइनस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने राइट वाले डिस्टेंस को आपने पॉजिटिव r/2 लिया था। हम सेंटर से मेजर कर रहे हैं, राइट वाले पोजीशन को पॉजिटिव लिया तो माइनस क्या बता रहा है, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। कितने से, r/6 से। ऐसे हम लोग एक डिस्क का निकाल सकते हैं क्या, कितना शिफ्टिंग होगा अगर उससे पार्ट ट्रंकेट किया जाता है तो। जैसे क्वेश्चन है, यहां भी एक क्वेश्चन है, देखिए, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस ए ऑफ सर्कुलर रेडियस बी। रेडियस बी नहीं, ये वाला नहीं, एक मिनट, रेडियस बी, ये शायद कुछ मिस्टेक हो गई है। रेडियस ए रेडियस बी वाली पूरी मिस्टेक हो गई है, गलत फोटो आ गया आई थिंक। ओके कोई नहीं, ओके कोई नहीं, ये कर लेते हैं क्वेश्चन। चलिए यहां ध्यान देते हैं। A sphere of diameter is cut, solid sphere of r, solid sphere, यहाँ पे इस बार डिस्क नहीं देके सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है। इस बार आपका मास एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि वॉल्यूम वाइज, वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। पूरा फुटबॉल टाइप बॉडी है। पिछली बार जो बॉडी था वो बोर्ड में मींस वी कैन ड्रॉ एंड वी कैन प्लेस दैट बॉडी ऑन द बोर्ड, दैट इज डिस्क और सर्कल। इस बार 3D बॉडी है, तो मास वॉल्यूम वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ऑफ आर सच दैट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिनल सेंटर। स्फीयर ऑफ डायमीटर आर, आर डायमीटर का स्फीयर को कट कर लिया गया है, कट फ्रॉम ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर such that the center of mass of the remaining part be at maximum distance from the original center, then distance is, कितना डिस्टेंस हो जाएगा। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सॉल्विंग एरिया में ज्यादा मिल जाए। चलिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मेरे को ये बताए फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो डेल्टा, इसका ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास कहाँ था, कहीं यहां रहा होगा, और जब काटे हैं तो वो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास आपका कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, एंड दैट इज डेल्टा एक्स। तो हम लोग अभी डेल्टा एक्स निकालने जा रहे हैं। डेल्टा एक्स COM इज इक्वल टू सर ओरिजिनल मास इनटू पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ वन माइनस जो कटआउट पार्ट है M2 इनटू सर उसकी डिस्टेंस x2 डिवाइडेड बाई M1 माइनस M2। सर पूरे 4/3 पाई r क्यूब की मास m है, तो 1 यूनिट की मास कितनी हो जाएगी, m/4/3 पाई r क्यूब। तो सर उसकी जो कटआउट हुई वो उसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई r/2 का क्यूब, r/2 का क्यूब तो कितना हो जाएगा, m/4/3 पाई r क्यूब इंटू सर 2/8, 4/3 पाई r क्यूब बाई 8 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा ऊपर, ये कट जाएगा ऊपर, तो क्या आ रहा है, m/8 टाइम्स पार्ट कट गया है। तो सर ओरिजिनल m है, उसकी सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट से कितनी दूर है, 0। जो ओरिजिनल बॉडी है उसकी इस पोजीशन से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है, वहीं पे है, 0, माइनस मास कितना कटा है, m/8, उसकी दूरी सेंटर ऑफ मास से कितनी है, सर इसका सेंटर ऑफ मास कितना है, यहां पे कहीं सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, सर r/2 डिवाइडेड बाई m माइनस m/8। क्या आ जाएगा सर, m/16, 8 में से 1 गया, 7m/8, m उड़ गया सर, 8r, 8 2 जा सर r/14 आ जा रहा है, -r/14 इज द आंसर, -r/14 इज द आंसर। कितना पीछे चला जाएगा, -r/14 या r/14 चला जाएगा, जो हमें पता चल रहा है, हाँ या ना। तो ये -r/14 पीछे चला जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, 12 13, ये आपका 13 था, ये 13 नंबर क्वेश्चन। नाउ 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्या 14 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन का पार्ट है, चलिए करते हैं। लेट इट बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। फ्रॉम द गिवन प्लेट इफ शेडेड पोर्शन इज रिमूव, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। तो चलिए इसके रेस्पेक्ट में आपको सब कुछ करना है। तो अगर ये टोटल मास m है तो सर एक शेडेड पार्ट हटा लिया गया, तो आप नहीं कह सकते अगर टोटल का मास m है तो m/4 काट लिया गया, आसानी से बता सकते क्योंकि 4 इक्वल पार्ट में बांटा गया है।
बोलिए ना हाँ या ना। तो ये पार्ट से ये पार्ट को निकाल लिया गया, तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं सर। तो नया डेल्टा या एक्सयूएम, एक्सयूएम जो अब होगा एक्ससीओएम, पहले क्या था, पहले क्या था बोलो सर, M1 दैट इज सिग्मा इनटू एरिया कितना टोटल का, या टोटल इसको करने की जरूरत ही नहीं है 4 टाइम्स। अगर इसकी मास m माने तो m इंटू ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा, यहाँ उसकी पोजीशन कितनी हो जाएगी एक्स सेंटर ऑफ मास की। तो सर आगे 1 मीटर होगा 1 माइनस कितना पार्ट हटा दिया गया है, माइनस कितना पार्ट हटा दिया गया सर, m/4 पार्ट को रिमूव कर दिया गया है। उसकी सेंटर ऑफ मास कितनी आ गया है सर, 1 प्लस 1 3/2 दिया हुआ वैसे 3/2 डिवाइडेड बाई m माइनस m/4 कितना आ जाएगा सर, m माइनस m 3m/8, m माइनस 3m/8 डिवाइडेड बाई 3m/4 कितना हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5m/8 इंटू 3m/4, 4 2 जा m जा 5/6, ये 5/6 आ गया नया पोजीशन। YCOM क्या हो जाएगा सर, m इंटू वाई कितना ऊपर है 1 है माइनस m/4 इंटू सर कितना सेम है 3/2 ही, तो सेम आ जाएगा m माइनस m/4। तो नया कोऑर्डिनेट जो अपना आ रहा है वो आ रहा है 5/6 5/6 5/6 5/6। अगर एक ओरिजिनल पार्ट में से आप ऐसे टुकड़े में हटा दीजिएगा तो आपका यह आ जाएगा 5/6 5/6। सो आपने देखा कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फॉर ए ट्रंकेटेड पार्ट, फॉर ए कंपोजिट बॉडी, और इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास फॉर डिफरेंट सिस्टम निकाल पा रहे हैं। तो आप इन सब क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस एकदम डेफिनेटली इसी चैप्टर पे आधारित परफेक्ट क्वेश्चंस हैं। टिल देन आप अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और मन लगा के तैयारी करिए, एंड कीप रिवाइजिंग द नोट्स, जो आप नोट्स बना रहे हैं उनको रिवाइज करते रहिए। चलिए अपना ख्याल रखिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।